नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज। संसद के मॉनसून सत्र के अंतिम सप्ताह का आज तीसरा दिन है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में क्या एजेंडा रहने वाला है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी संवाददाता पवन शर्मा के माध्यम से। हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं खास मेहमान। जी हां, हमारे साथ हैं डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, राज्यसभा सांसद। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी पवन शर्मा का, जो कि संसद भवन के सामने इस वक्त उपस्थित हैं। पवन, तीसरा दिन है, दो विधेयक कल, एक विधेयक लोकसभा के भीतर और एक राज्यसभा के भीतर कल पारित हो गया है। आज भी एक लंबी सूची है लोकसभा की। अगर बात करें इंट्रोड्यूस किए जाने वाले विधेयकों की, क्या कुछ कहना है? प्रतिबिंब, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और अगर मैं महत्वपूर्ण शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं तो बहुत उसके रीजंस है, क्योंकि चाहे लोकसभा की आज जो बिल लिस्टेड है और जो बिल आने वाले हैं, इंट्रोड्यूस होने वाले हैं, उनकी बात हो, चाहे बाकी आज की उसमें जो एजेंडा है उसकी बात हो, और दूसरा तो हमें पता ही है कि 11 बजे जो है जो उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए नॉमिनेशन करेंगे एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी, तो उस लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण दिन रहने वाला है। अगर मैं बात संसद से करूं, पार्लियामेंट से करूं, तो शुरुआत जो है वहां प्रश्नकाल से होती है। 20 प्रश्न सूचीबद्ध रहते हैं लोकसभा में, सभी के सभी जो है वो इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। अगर मैं बात करूं, आज की बात करूं, तो रेलवे से जुड़े हुए 7 प्रश्न हैं। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, उससे जुड़े हुए 4 प्रश्न हैं। एटॉमिक एनर्जी से जुड़े हुए मंत्रालय जो उससे 2 प्रश्न हैं। कंज्यूमर अफेयर्स मंत्रालय से जुड़े हुए 2 प्रश्न हैं और माइनॉरिटी अफेयर्स से जुड़े 1 प्रश्न है और प्लानिंग से जुड़ा भी 1 प्रश्न है। सभी के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेलवे से संबंधित अगर मैं बात करूं तो पहला प्रश्न जो है वो है रेलवे लाइन बिटवीन नासिक एंड पुणे। नासिक और पुणे के बीच में रेलवे लाइन के संबंध में ऐसा प्रश्न है रेल मंत्रालय से। उसके साथ ही कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रॉड गेज बिटवीन थेनी एंड इरुनेली, ये सवाल है। साउथ से जो रेलवे लाइन है उससे संबंधित ये प्रश्न है। उसके साथ ही अमृत भारत स्टेशन स्कीम फॉर त्रिपुरा और समस्तीपुर में जो अमृत भारत योजना है, क्योंकि हम जानते हैं प्रतिबिंब, जितने रेलवे स्टेशन है देश में उनका कायाकल्प हुआ है बहुत अच्छे, और वहां की जो सफाई व्यवस्था है, चाहे वहां पेंटिंग की बात हो, कलाकृति की बात हो, जो पैसेंजर हैं उनकी सुविधाओं की बात हो, वो बहुत अच्छे हुए हैं। सैकड़ों स्टेशन देश के ये अमृत भारत योजना के कारण ही है। और त्रिपुरा और समस्तीपुर जो रेलवे स्टेशन है वहां पे भी ऐसे अमृत भारत स्टेशन हैं, उससे संबंधित प्रश्न है, पूछा गया है, जो आज के लिस्टेड है। इसके साथ ही ट्रेन एक्सीडेंट इन सदर्न रेलवे जोन, जो दक्षिण का जो रेलवे जोन है वहां पे घटनाएं बढ़ रही हैं, तो उससे संबंधित दुर्घटनाओं का उससे संबंधित ये प्रश्न है कि वहां क्यों बढ़ रही हैं ये। और इसके साथ ही रेलवे रिजर्वेशन चार्ट को लेकर महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रतिबिंब ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि लाखों पैसेंजर जो हैं हर रोज वो जाते हैं ट्रेनों में। इसमें सवाल जो है वो पूछा गया है सांसद की तरफ से कि क्या अब रिजर्वेशन जो है, जो चार्ट है, वो 4 की जगह 8 घंटे पहले आना शुरू होगा क्या रेल मंत्रालय ने ऐसा कोई ऑर्डर जारी किया है? तो उससे क्लैरिफिकेशन से संबंधित ये प्रश्न है। और उसमें यह भी कहा गया कि कई बार जो है 4 घंटे की बजाय वो 1-2 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट आता है, उसमें डिले क्यों होता है? तो ये बड़ा यात्रियों से जुड़ा हुआ सीधा प्रश्न है, तो ये भी आज की उसमें लिस्टेड है। इसके साथ ही रियल टाइम डाटा शेयरिंग की बातें हैं कि मौसम विभाग और इसरो की जो इमेजिंग आती है, जैसे बरसात के दौरान अगर बात हो कि कहां पे चक्रवात आना है या कहां पे ज्यादा बारिश होनी है, तो अगर ये इसरो के जरिए इमेज, सैटेलाइट के जरिए इमेज पहले आ जाएगी और मौसम विभाग पहले जानकारी दे देगा जनता को, तो जो जाने जाती हैं वो बच सकती हैं। तो इस दिशा में ये रियल टाइम डाटा शेयरिंग की बातें हैं जो सैटेलाइट के थ्रू होने वाला है। तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं प्रतिबिंब। इसके बाद जो है पेपर ले है, 5 मंत्री जो है वो पेपर ले करेंगे। पवन साथ ही रिपोर्ट्स पवन, शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष यात्रा को लेकर एक चर्चा शुरू हुई है सदन के भीतर। क्या माना जाए, आज वो चर्चा संपन्न हो सकती है क्या? बिल्कुल, ये पहले से परसों से लिस्टेड है प्रतिबिंब। ये
अगर मैं बात करूं सुभाष, ये जो अंतरिक्ष कार्यक्रम है भारत का 2047 तक का, उस पर चर्चा की शुरुआत हुई। जो स्पेस डिपार्टमेंट के एमओएस हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इसकी शुरुआत की। उन्होंने कहा कि 2040 तक जो है भारत के क्या प्लान्स हैं स्पेस के लिए, चंद्रमा पे पहुंचना है भारत का व्यक्ति को हम बचाएंगे। उसके साथ ही भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना है 2035 तक के, उसके लक्ष्य, उसके बिना वीनस ऑर्बिटर मिशन है, बहुत सारे ऐसे मिशन है जिसकी उन्होंने बात की और उसमें प्रगति हो रही है, उस पर चर्चा की शुरुआत। कल भी उसमें निशिकांत दुबे ने बीच में बोला था, पर व्यवधान के कारण वो चर्चा अभी भी जारी है। तो पूरी उम्मीद है कि ये चर्चा आज पूरी हो जाएगी। जो महत्वपूर्ण बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि ये डिस्कशन में लिस्टेड है ही, परसों से ये चल रही है चर्चा, पर आज अगर मैं बात करूं तो इंट्रोड्यूस होंगे बिल महत्वपूर्ण प्रतिबिंब, और वो जो महत्वपूर्ण बिल हैं उसमें जो है द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025, द J&K कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2025 और द कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट 2025 और द प्रमोशन ऑफ रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। ये महत्वपूर्ण बिल हैं। ये जो 3 बिल हैं प्रतिबिंब, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो उसे पेश करेंगे। वास्तव में क्या है कि 2 केस हमारे सामने हैं कि दिल्ली में जब मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, तो उनको जेल हुई, 6 महीने उन्होंने मुख्यमंत्री रहे और जेल में रहते हुए मुख्यमंत्री रहे। वैसे ही एक तमिलनाडु के जो मंत्री हैं वी सेंथिल, वो भी 241 दिन जेल में रहे, पर मंत्री पद से उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। तो इससे संबंधित जो है सारे के सारे बिल है कि अगर कोई प्रधानमंत्री और उसके कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट मंत्री का कोई सदस्य ऐसा आपराधिक मामले में शामिल होता है, वो गिरफ्तार होता है और जो हिरासत जो है वो 30 दिनों तक की होती है, तो 31वें दिन वो अपने पद से हटा दिए जाएंगे। ये कॉन्स्टिट्यूशनली ये सारे के सारे अमेंडमेंट बिल हैं। ऐसा ही बिल जो है जम्मू कश्मीर जो बिल है रीऑर्गेनाइजेशन का, वहां के भी मुख्यमंत्री को हटाने का उसमें प्रावधान नहीं था, वो जोड़ा जा रहा है इस अमेंडमेंट बिल के जरिए। जो 130वां जो संशोधन है उसमें धारा आती है प्रतिबिंब, वो है आर्टिकल 75, 164 और 239 ए। उसमें संशोधन की जरूरत है क्योंकि उसमें भी नहीं कहा गया कि प्रधानमंत्री गिरफ्तार होते हैं और वो गिरफ्तारी 30 दिन से ज्यादा की होती है और कम से कम 5 साल की सजा वाला अगर वो अपराध होता है, तो ऐसी स्थिति में 31वें दिन प्रधानमंत्री अपने आप ही जो प्रधानमंत्री पद पे नहीं रहेंगे। कैबिनेट मंत्री के लिए भी ऐसी चीजें हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री से जो संबंधित है, यूनियन टेरिटरी से जो संबंधित बिल है, उसमें भी अमेंडमेंट किया जा रहा है। तो बड़ी बात यह है कि राजनीति में शुचिता के लिए, शुद्धिकरण के लिए, अच्छी बात के लिए कि अगर आपराधिक केस में कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और कोई मंत्री गिरफ्तार होता है और जो सजा उसमें संभावित है वो 5 साल से ज्यादा का प्रावधान हो, तो वो 31वें दिन अपने आप अपने पद से हट जाएंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण जो अमेंडमेंट है प्रतिबिंब देश की राजनीति के हिसाब से ही, क्योंकि जो मैंने एग्जांपल बताया तमिलनाडु का और दिल्ली का, तो ये सामने आई चीजें। तो अब ये चीजें अगर वो अपराध की श्रेणी में आते हैं, कोई भी राजनीतिक जीवन में हैं और वो कोई आपराधिक केस में शामिल हैं, तो वो अपने पद से हट जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात जो है वो होने वाली है। पवन, बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी कि आज सदन के भीतर क्या कुछ रहने वाला है, प्रश्नकाल में कौन से महत्व के प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से आज विधेयक रखे जाएंगे चर्चा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद पवन आपका। पवन हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। इस बीच डॉक्टर भोला सिंह लोकसभा सांसद भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भोला जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब प्रधानमंत्री बनते ही वर्ष 2014 में एक उद्घोष किया था कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, शुचिता का जो एक उदाहरण उन्होंने सत्ता में रहते हुए पेश किया है, उसी का विस्तार माना जाए ये संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2014 में एक संकल्प लिया था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, दूसरा था कि ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन कल्याणकारी योजनाओं को निज तक पहुंचाने के लिए अपने सभी जनप्रतिनिधि और हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता उसमें लगातार निरंतर काम करके जनता के बीच में जाके काम करने का काम करते हैं। दूसरा, ये जो अपना विधेयक आने वाला है, देखिए हमारी सरकार निश्चित ही जो भ्रष्टाचार है उसे खत्म करने पे पहले दिन से प्रतिबद्ध है और उसमें हम धरातल पर भी देख रहे हैं
कि जहां पहली सरकारों में उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि देश में इतना भ्रष्टाचार है कि हम 1 रुपया भेजते हैं दिल्ली से तो 85 पैसे रास्ते में खत्म होते हैं, 15 पैसे पहुंचते हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी की कोई भी स्कीम है, उदाहरण मैं देता हूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री देश के किसी भी कोने से एक बटन दबाते हैं और किसानों के खाते में 2000 रुपए की किस्त पहुंच जाती है। कोई भी योजना, चाहे प्रधानमंत्री आवास है, चाहे शौचालय है, चाहे पेंशन है, सीधा डीबीटी के माध्यम से खातों में ट्रांसफर हो रहा है। तो भ्रष्टाचार पर खात्मा करना हमारी सरकार की पहले से ही संकल्पता है। जैसा यूनियन टेरिटरी है और उसमें जो सरकारें केंद्र के सरकार अधीन काम करती हैं, ये सरकार का निर्णय कि जो अगर ऐसा लगता है कि कोई मुख्यमंत्री, सरकार का कोई मंत्री किसी भ्रष्टाचार में लिप्त है और उस पर वो संलग्नता उसकी पाई गई है, तो उस पर कार्रवाई हो और उसको उस पद से मुक्ति मिले, ताकि भ्रष्टाचार में लिप्त व्यक्ति अगर पद पे बैठा है तो उसको मुक्ति मिलना वहां से बहुत जरूरी है जी। तो निश्चित ही ये जो कदम है सरकार का, मैं उसका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और माननीय गृहमंत्री जो बिल लेके आने वाले हैं, निश्चित ही एक कदम और मोदी सरकार का भ्रष्टाचार के खिलाफ इस बिल के आने से पूरा होगा। डॉक्टर सुमेर सिंह जी, अगर सचमुच विपक्ष भी भ्रष्टाचार मुक्त राजनीति का पक्षधर है, तो क्या विपक्ष को भी इस विधेयक को सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए? देखिए, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प की दिशा में ये विधेयक जो है वो मील का पत्थर साबित होगा। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष में हमारी सरकार के माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस विधेयक को आज लोकसभा में पेश करेंगे और इस विधेयक में जो बात कही गई है, जो मुख्यमंत्री या मंत्री या राजनीतिक क्षेत्र में बड़े पदों पर जो लोग विराजित है, वो देश के लिए आदर्श होते हैं, वो नेतृत्वकर्ता होते हैं। उनको सुचिता प्रस्तुत करके देश के अंदर जनता के विकास के लिए चुना जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश के अंदर जब भी कोई गड़बड़ी होती है तो जनता के बीच में संदेश ठीक नहीं जाता है। और ये जो विधेयक है, इसके माध्यम से अब कई बार हमने ये भी देखा, ये विधेयक है जो आएगा और ये अगर पास होता है तो देश में बड़े पदों पर बैठे हुए लोग या कोई जनप्रतिनिधि है जिसके द्वारा भ्रष्टाचार किया जाता है या वो कोई बड़ा अपराध करता है, तो इस प्रकार के अपराध के लिए अब कोई जगह नहीं होगी। और ये हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देश में शासन में सुशासन स्थापित करना और सरकार की गतिविधियों में पारदर्शिता लाना ही हमारा मुख्य उद्देश्य है। आपने एक बात और कही कि विपक्ष को भी इसमें साथ देना चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि विपक्ष को इसमें पूरी भागीदारी निभाना चाहिए कि ये देश हित में, ये जनहित में, ये लोक कल्याणकारी बिल है और ये इस देश के लिए बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि इस विधेयक के पास होने के बाद भारत दुनिया में एक ऐसा देश होगा जहां का नेतृत्व, जहां की सरकारें, जहां के नेता या जहां पर बड़े पदों पर विराजित लोग हैं, वो देश की जनता के लिए आदर्श साबित होंगे और ये विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य और चल रहा है डॉक्टर भोला जी, लोकसभा के भीतर अंतरिक्ष में एक प्रतिमान स्थापित किया है। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। वहां पर उन्होंने न केवल समय व्यतीत किया बल्कि वहां पर अनुसंधान किया और अनुसंधान में जो आगामी हमारी योजनाएं हैं अंतरिक्ष को लेकर या फिर अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र के तौर पर स्थापित करने को लेकर उस पर एक महत्वपूर्ण चर्चा 2 दिन से चल रही है। पहली बार देख रहा हूं कि किसी बहुत ही महत्व के विषय पर सदन के भीतर चर्चा चल रही हो और उस चर्चा के दौरान भी शोरगुल हो रहा हो। देखिए, ये बहुत हर्ष का विषय है और पूरा देश हर्षोल्लासित है कि जिस तरीके से सुधांशु मिश्रा शुक्ला अंतरिक्ष में पहुंचे और जिस तरीके से पूरे देश के हर युवा में एक प्रेरणा मिली, हर युवा का जिस तरीके से सुधांशु जी ने जाके वहां पे अंतरिक्ष में जाके रिसर्च की, आज के युवाओं का साइंस के प्रति विश्वास बढ़ा है और वो भी चाहते हैं कि हम भी इस रिसर्च में शामिल होकर देश के लिए कुछ करें। ये जो पल था पूरे देश में, और खुशी की बात यह है कि वो हमारे उत्तर प्रदेश से ही है, तो यूपी वालों को तो विशेषकर पूरे देश के लिए, लेकिन यूपी वालों में विशेषकर खुशी का माहौल था। लेकिन मैं तो दुर्भाग्य कहूंगा कि सरकार उस पर चर्चा करना चाहती है और माननीय डॉक्टर जितेंद्र जी जो अपने मंत्री हैं, उन्होंने चर्चा को शुरू किया।
स्पीकर साहब लगातार विपक्ष से आग्रह करते रहे कि महत्वपूर्ण चर्चा है, युवाओं से जुड़ी चर्चा है, वैज्ञानिकों से जुड़ी चर्चा है, अंतरिक्ष के ऊपर चर्चा है, तो उसमें उनको हिस्सा लेना चाहिए। लेकिन वो जो उनकी परंपरागत नारे लगाने की योजना है उसमें लगे रहे, उन्होंने कोई गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया। और विपक्ष पता नहीं किस मोड में जा रहा है कि जब वो किसी भी विषय पे चर्चा मांगते हैं, हमारी सरकार हमेशा चर्चा के लिए खड़ी रहती है। अभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार जब सदन शुरू हुआ, पूरा एक वीक वो हंगामा करते रहे कि सरकार चर्चा करे। सरकार डे वन से चर्चा में तैयार थी, लेकिन जब चर्चा हुई, माननीय प्रधानमंत्री जवाब देने लगे, तो विपक्ष के पास बोलने के लिए कुछ बता नहीं और विपक्ष मतलब हताश नजर आया। और जब चर्चा हो रही थी, गंभीरता की बात अगर हम सोचें, तो जो मुद्दा उठाने वाले थे चर्चा का, माननीय राहुल गांधी जी, वो सदन में नहीं थे। तो ये गंभीरता झलकती है कि विपक्ष किस तरीके से देश के लिए गंभीर है। सिर्फ नारे लगाने से, रैलियां निकालने से काम नहीं चलने वाला। आज देश आगे बढ़ रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हमारी सेना भी सशक्त हो रही है, हमारे वैज्ञानिक भी सशक्त हो रहे हैं, हमारे खिलाड़ी भी सशक्त हो रहे हैं, हमारे डॉक्टर्स भी सशक्त हो रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष किसी के साथ तो खड़ा हो। कहीं ना ये एक बहुत अच्छा और गंभीर मुद्दा था चर्चा के लिए, अगर वो करते तो युवाओं को प्रेरणा मिलती। लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से जब वक्ता खड़े होते हैं शोरगुल में, वो उनको भी नहीं बोलने देते, जो बहुत ही निंदनीय है। विपक्ष को सोचना चाहिए कि कम से कम हर विषय पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। डॉक्टर सुमेर जी, अब भी इससे जो है सहमत होंगे कि कुछ विषय ऐसे हैं जो राजनीति से इतर हैं या फिर राजनीति से ऊपर हैं, राष्ट्र से जुड़े हुए वो विषय होते हैं, जिसमें से एक विषय ये भी है जिस पर लोकसभा के भीतर चर्चा रही है। इनको कम से कम सदन में शोर शराबे से या डिस्ट्रप्शन से दूर रखना चाहिए। देखिए, लगातार जब से मानसून सत्र प्रारंभ हुआ है, विपक्ष ने हंगामा किया है और ये पूरा हंगामा जो किया है उससे देश और जनता का नुकसान ही हुआ है। विपक्ष को कुछ मामलों में, कुछ विषय में जब चर्चा होती है तो राजनीति से ऊपर उठकर उस चर्चा में भाग लेना चाहिए। आपने भी एक विषय बताया, शुभांशु शुक्ला जी हमारे अंतरिक्ष यात्री, जिन्होंने अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की और भारत का नाम पूरी दुनिया के अंदर गौरवान्वित करने का काम किया है। जब लोकसभा में इस पर चर्चा हो रही है और चर्चा से पूरे देश की 140 करोड़ भाइयों और बहनों को अवगत कराने का काम किया जा रहा है और चर्चा से हमारे युवा जो देश के हैं उनको भी बहुत कुछ सीखने को और प्रेरित होने का अवसर मिलता है, लेकिन विपक्ष इस दौरान लगातार हंगामा कर रहा है। विपक्ष का मकसद है देश की जनता को भ्रमित करना, विपक्ष का मकसद है विषयों से भटकना। और जब अंतरिक्ष यात्री आदरणीय शुभांशु शुक्ला के विषय में और अंतरिक्ष पर जब चर्चा हो रही है, तो ये चर्चा राजनीति से ऊपर उठकर इस चर्चा में भाग लेने की है और इस चर्चा में किसी भी प्रकार की राजनीति नहीं होना चाहिए। ये सबके हित की बात है और दुनिया के अंदर भारत का इस क्षेत्र में एक जो नाम हुआ है, वो उसके लिए मैं आदरणीय शुभांशु शुक्ला जी को धन्यवाद भी देना चाहूंगा, उनको, और भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी देना चाहूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ विषयों पर विपक्ष को राजनीति से परे उठकर चर्चा में भाग लेना चाहिए और पिछले लंबे समय से जो विपक्ष ने सदन को नहीं चलने दिया है, वो खेदजनक है, दुखद है। जी, और ऐसे में जब भारत जो है एक पूरा कैलेंडर बना चुका है अपने अंतरिक्ष कार्यक्रमों का, जिसमें गगनयान की तैयारी है, मानव को जो है अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी है, अपना स्पेस स्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है भारत, और ऐसे में ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि इस चर्चा से बहुत महत्व के बिंदु सामने आते हैं और उस पर राय बनती है एक, और देश की राय बनना ऐसे विषयों पर बेहद आवश्यक है। सीधा रुख करते हैं अपने सहयोगी सुरेंद्र कुमार का और जानते हैं राज्यसभा के भीतर आज क्या कुछ विशेष रहने वाला है। सुरेंद्र, स्वागत है आपका। एक और नया दिन, क्या कुछ नया होने वाला है राज्यसभा के भीतर आज? देखिए, अगर राज्यसभा की बात करें तो कार्यसूची में कई अहम विषय आज शामिल हैं। सबसे पहले जो शुरुआत होगी सदन पर रखे जाने वाले पेपर से होगी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है लंबी दूरी की ट्रेनों में स्वच्छता और सैनिटेशन को लेकर एक कैग की रिपोर्ट रखी जाएगी, पेश की जाएगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है।
लगातार देश भर में मांग भी आती रही है, क्योंकि ट्रेनों के माध्यम से देश भर में सबसे ज़्यादा लोग सफ़र करते हैं और जो सफ़र करने के दौरान सबसे ज़्यादा परेशानियों की जिक्र सबसे ज़्यादा आता है वो इसी का आता है कि ट्रेनों में कैसे स्वच्छता और सैनिटेशन को और बेहतर किया जाए। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आज सदन के समक्ष पेश की जाएगी। उसके बाद की बात करें तो कई और समितियां, संसद की समितियों की रिपोर्ट भी सदन के समक्ष पेश की जाएंगी, जिसमें खेलो इंडिया की बात करें और आरक्षण, साइबर क्राइम के रोकथाम को लेकर, कैंसर के इलाज को लेकर जो किफायती बनाने को लेकर है वो संसदीय समिति की एक रिपोर्ट है वो रखी जाएगी। विमानन सुरक्षा को लेकर संसदीय समिति की एक रिपोर्ट है वो रखी जानी है। ऐसे और भी कई मंत्रालय हैं, मछली पालन को लेकर, बंदरगाहों के विकास को लेकर संसद की समिति की रिपोर्ट है। ऐसे कई अहम मंत्रालयों की रिपोर्टें सदन के समक्ष पेश की जाएंगी। वहीं हम बात करें मत्स्य पालन को लेकर तो मंत्री जो हैं मत्स्य पालन मंत्रालय की अनुदान मांगों को लेकर अपनी एक बयान सदन के समक्ष रखेंगे। वहीं इसके बाद जो प्रश्नकाल की अगर हम बात करें तो प्रश्नकाल में कई अहम मंत्रालय हैं जिन पे आज सवाल लगने हैं, जिनके 15 सवाल लगभग सदन के समक्ष आएंगे प्रश्नकाल के दौरान, जिसमें महत्वपूर्ण मंत्रालयों की हम बात करें तो सहकारिता मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन, गृह मंत्रालय से संबंधित है। लेकिन आज जो है गृह मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय से संबंधित कोई भी प्रश्न आज कार्यसूची में नहीं है। अब आज के जो दिन की सबसे इम्पोर्टेंट जो कार्यसूची में है वो है भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2025 जो लोकसभा से पिछले हफ्ते ही पास हुआ है। इस विधेयक की अगर हम बात करें तो इसके तहत आईआईएम गुवाहाटी को एक राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया जाएगा। 2017 का जो अधिनियम है जिसके तहत सभी आईआईएम्स को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा दिया गया था, वो अब इसमें जो है आईआईएम गुवाहाटी को भी शामिल किया जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज है, जब तक आईआईएम गुवाहाटी की हम बात करें तो 5 साल का वक्त सरकार ने आईआईएम गुवाहाटी को आत्मनिर्भर बनने के लिए दिया है और 5 सालों के लिए सरकार ने करीब 555 करोड़ रुपए का फंड देने का ऐलान किया है। जब तक ये जो आईआईएम गुवाहाटी की हम बात कर रहे हैं ये आत्मनिर्भर होता है, स्वतः संचालन करने की स्थिति में आता है, तब तक जो है आईआईएम गुवाहाटी का जो संचालन है वो केंद्र सरकार के अधीन ही रहेगा। और इसके अगर हम बात करें 2017 के अधिनियम की और 2025 के बीच में कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो 2017 के अधिनियम के तहत जो उद्देश्य था वो आईआईएम्स को राष्ट्रीय स्तर का महत्व का संस्थान बनाने का था। उसके अलावा जो है 2017 के अधिनियम के तहत जो है डिग्री देने का अधिकार आईआईएम्स को दिया गया था। अब आईआईएम्स जो है 2017 के अधिनियम के तहत सभी संस्थान जो है डिग्री के तौर पे डिग्री दे सकते हैं, साथ ही पीएचडी की डिग्री भी वो लोग अब दे सकते हैं। वहीं स्वायत्तता की बात करें तो जो प्रशासनिक की बात करें, वित्तीय की बात करें और शैक्षणिक की बात करें तो पूर्ण स्वायत्तता का अधिकार जो है सभी आईआईएम्स को दिया गया था। इन्हीं सभी श्रेणियों में अब आईआईएम गुवाहाटी भी आएगा। 2025 का जो अधिनियम ये संशोधन है उस संशोधन के बाद जो आईआईएम गुवाहाटी है वो भी अब इसके अंतर्गत आ जाएगा। और अगर हम बात करें पूर्वोत्तर में भारतीय प्रबंध संस्थान की तो शिलांग के बाद आईआईएम गुवाहाटी दूसरा संस्थान होगा। अंतर्राष्ट्रीय पहचान की बात करें, आईआईएम ने अपनी एक पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनाई है और पूर्वोत्तर के छात्रों के लिए बेहद ही सुनहरा अवसर है। और सबसे बड़ी बात यह है सुरेंद्र, पूर्वोत्तर के लिए लगातार जो है सरकार प्रयास कर रही है वहां पर विकास की बयार पहुंचे और ऐसा हो भी रहा है। कुछ सुदूर राज्य ऐसे हैं उत्तर पूर्व के जहां पर ट्रेन कभी देखने को नहीं मिली थी, वहां पर ट्रेन पहुंच गई है, बिजली पहुंच गई है। और आपने ये आईआईएम गुवाहाटी का जिक्र किया, क्या कुछ वहां पर रहने वाला है उसके बारे में बारीक जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे सहयोगी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा कर रहे थे। बात करने सदन के भीतर कुछ और विधेयक हैं, क्योंकि भोला जी इस सरकार का मैंने देखा कि विभिन्न क्षेत्रों पर ध्यान है। विशेष तौर पर प्रधानमंत्री का भारत को खेल के
क्षेत्र में भी शक्ति बनाने पर बहुत बड़ा ध्यान है और इसलिए एक नई खेल नीति लाई गई है। एक खेलों से जुड़ा हुआ विधेयक जो है इसी सत्र में पारित हुआ है। बहुत महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं। एक और विधेयक है, खेल से संबंधित है, वैसे ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 है। इसको किस रूप में देखते हैं कि क्या जो शारीरिक रूप से खेले जाने वाले खेल हैं उनको बढ़ावा देना है और ऑनलाइन में खेलों के माध्यम से जिस तरीके से आजकल लोगों को परेशान करने का या फिर अनियमितताएं जो सामने आ रही हैं उस पर रोक लगाने का प्रयास है क्या ये विधेयक? देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के बाद खेलो इंडिया के माध्यम से जो गांव में हमारी प्रतिभाएं थीं, हम देखते थे कि कुछ गेम ही रह गए थे युवाओं के लिए, युवाओं का सारा फोकस उधर होता था। लेकिन क्योंकि मैं ग्रामीण परिवेश से हूं और उसमें बहुत सारे खेल गांव में, जैसे कुश्ती है, कबड्डी है, दौड़ है, बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे होते थे कि उनमें बहुत सारी प्रतिभाएं होती थी, लेकिन उनको प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से वो अपने आप को आगे नहीं ले जा पाते थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने खेलो इंडिया का नारा दिया और उसमें ग्रामीण प्रवेश के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का प्लेटफॉर्म दिया, उनको ट्रेनिंग देने का काम किया, उनको आगे भेजने के लिए सरकार ने प्रोत्साहित करने का काम किया। उसका परिणाम हम देख रहे हैं कि आज हर क्षेत्र में हमारे युवा और युवाओं में भी हमारी फीमेल गर्ल्स वो मेडल भारत के लिए लेके आ रही हैं। निरंतर मेडल्स की संख्या भारत के लिए हर गेम में बढ़ती जा रही है। तो एक बहुत अच्छा शुरुआत, और आज हमारे युवा गेम को भी अपना भविष्य में उज्जवल भविष्य बनाने के लिए गेम को भी अपने जीवन में लेके आ रहे हैं। बहुत बड़ा बदलाव है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सभी सांसदों को प्रेरणा दी कि आप सब लोग अपने क्षेत्र में सांसद खेल सुविधा करवाइए। उसका बहुत अच्छा परिणाम है। आज युवा खेलों के प्रति जागरूक हुआ और सरकार ने प्लेटफॉर्म देने का काम उनको किया है। अभी बात आती है कि ऑनलाइन गेमिंग की। ये जो विधेयक है, प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025, इसमें बहुत महत्वपूर्ण ये इसलिए था कि लगातार हमने देखा, देखिए बीच में कोरोना महामारी का सफर आया और उसमें क्योंकि लोगों को घर पे रहना था, तो धीरे धीरे ऑनलाइन के जो गेम हैं, युवाओं का उनके प्रति टाइम पास आकर्षण बढ़ गया, टाइम पास से शुरू हुआ और उनकी एक हैबिट हो गया जी। और हैबिट भी अच्छी आदत होती है तो अच्छा है, वो बुरी आदत उनकी बन गया। उसमें फाइनेंशियल लॉस उनको आने लगे, मेंटली डिस्टर्ब होने लगे, स्ट्रेस वो लेने लगे। और कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को पता ही नहीं है, बेटा घर में है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है उसको, और कई बार युवाओं ने सुसाइड भी किया है। तो इसके लिए ये जो विधेयक है जो सरकार लेके आने वाली है कि एक तो इन गेमों पे एक कानून बनाया जाए, एक कानून के अंतर्गत वो गेम हो, रेगुलेटरी हो, एक तरीके से रेगुलेटरी हो, और दूसरा जो लोग करने वाले उसको फॉलो नहीं करेंगे, बहुत बड़ा निर्णय सरकार का होने वाला है कि उसमें 3 साल की सजा या 1 करोड़ रुपए का जुर्माना। जो इसको ऐड करेंगे उनके लिए भी 2 लाख की सजा, 2 लाख का जुर्माना और 2 साल की सजा, 50 लाख का जुर्माना, 2 लाख की सजा, 2 साल की सजा जी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। युवाओं का जो मानसिक संतुलन खराब हो जाता है, घर वाले सोचते हैं कि बच्चा पढ़ाई कर रहा है और बच्चा किसी गेम में फंस के अपने फ्यूचर को बर्बाद कर रहा है, फाइनेंशियली उसको लॉस हो रहा है, मेंटली वो स्ट्रेस में जा रहा है। तो बहुत अच्छा कानून ये युवाओं के स्वास्थ्य के लिए, युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए जो सरकार हमारी लेके आने वाली है, जो कल कैबिनेट में पास किया है, इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जी जी, बहुत ही सराहनीय है। इसके लिए मैं अपने पूरे कैबिनेट को, माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार करता हूँ कि देश के युवाओं को भविष्य को उज्जवल करने के लिए बहुत आवश्यक था। डॉक्टर सुमेर, आपसे इस पर टिप्पणी चाहूंगा, फिर जो विधेयक आज सूचीबद्ध है राज्यसभा में उसकी भी चर्चा करेंगे। हमारे माननीय लोकसभा सांसद जी ने, अभी आदरणीय भोला सिंह जी ने जिस विषय पे बात रखी है, वो विधेयक निश्चित रूप से हमारे भारत के युवाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोविड अवधि में हम काफी समय तक घरों के अंदर बंद रहे। हमारे युवा लोग अपने समय को पास करने के लिए इस प्रकार के खेलों में जुड़े, लेकिन प्रतिदिन हमको अखबार और टेलीविजन के माध्यम से ये सूचनाएं प्राप्त हो रही है कि ऑनलाइन गेमिंग पूरे देश के अंदर एक तरीके की बुरी लत बन चुका है और युवा उसमें बुरी तरीके से फंस चुका है। आर्थिक रूप से तो परेशान है ही है, लेकिन वो मानसिक रूप से सबसे ज्यादा परेशान हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे रात रात भर इस गेम में लगे रहते थे और ये बहुत खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं बहुत सारे युवा। बहुत सारे पालकों का हमसे सीधे संपर्क भी होता है कि बेटे से हम ये ऑनलाइन गेम या ऑनलाइन जो खेल है उससे कैसे बचाएं।
तो उससे बचने के लिए ये विधेयक बहुत कारगर साबित होंगे। और इस प्रकार के जो खेल है जो ऑनलाइन उपलब्ध है उन पर भी प्रतिबंध लगाने की दिशा में इस पे कदम बढ़ाए गए हैं। मुझे लगता है कि देश के अंदर मैदानों के खेल जहां शरीर को बहुत मजबूती प्रदान करते हैं, वहीं ऑनलाइन खेलों से हमें बचना चाहिए। और ये विधेयक निश्चित रूप से हमारी सरकार जो लेकर आई है, ये विधेयक इस देश के युवाओं के लिए और अन्य हमारे जो खिलाड़ी है उन सब के लिए वरदान साबित होंगे और देश के युवाओं का भविष्य अब बेहतर होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि खेलो इंडिया के माध्यम से युवाओं को मैदान में निकलकर अपने आप को शारीरिक रूप से मजबूत करने का काम अगर किसी ने किया है, प्रेरित करने का काम किया है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। जी, और भी चर्चा है, चर्चा के बिंदु हैं, उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक के माध्यम से जान लेते हैं दोनों सदनों में आज के सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं लोकसभा के विधायी कार्यों के बारे में। लोकसभा में आज राज्यसभा से पारित खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2025 के बारे में प्राप्त संदेश की सूचना दी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह संविधान में संशोधन किए जाने वाले संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 को इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके साथ ही गृह मंत्री 2 और बिल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इनमें संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2025 शामिल है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 पुनर्स्थापित करेंगे। खेल से संबंधित एक बिल ऑनलाइन खेल संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव आज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। सदन में पुनर्स्थापित किए जाने के बाद गृहमंत्री अमित शाह तीनों बिलों यानी संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2025, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 संयुक्त समिति को सौंप देंगे। हम आपको बता दें कि समिति अगले सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक इस पर अपनी रिपोर्ट देगी। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम की महत्वपूर्ण भूमिका पर सोमवार को सदन में शुरू हुई विशेष चर्चा आज भी जारी रहेगी। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भारतीय प्रबंध संस्थान संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा द्वारा पारित रूप में विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। राजकुमार रोज जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत आदिवासी पार्टी के माननीय सांसद, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। एक विशेष बैठक से आप निकलकर समय देने के लिए यहाँ पर आए हैं। अभी तक की जो सदन की कार्रवाई हुई है वो तो आपने देखी ही है। एक महत्वपूर्ण विधेयक कल पारित हो गया है और आज भी जो है एक लंबी सूची है लोकसभा के भीतर अलग अलग विधेयकों की। क्या कुछ कहना है? देखो, हमारा देश की लोकतांत्रिक जो व्यवस्था है, कहा जाता है और हकीकत है कि विश्व की सबसे मतलब कहे कि वृहद और महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था है। आज सदन के अंदर जो देखा गया है, मेरा लोकसभा में पहला टर्म था, इससे पहले मैं विधायक रहा और बड़ी उम्मीद बड़ी आशा के साथ हम लोग भी आए और पूरे देश की आम जनता भी बड़ी उम्मीद लगा के बैठती है कि सदन के अंदर अच्छे अच्छे कानून बने आम हित के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए। लेकिन जिस तरह से इस सरकार के अंदर जो देखा गया है
कि विपक्ष अपनी बात को पुरजोर तरीके से रखेगा, क्योंकि उसका फर्ज है सरकार के सामने सरकार की कमियों को गिनाना, क्वेश्चन के माध्यम से, जीरो ओवर के माध्यम से। लेकिन सरकार का भी हमेशा यही रहा है इस कार्यकाल के अंदर कि सदन नहीं चले ठीक है, मतलब विपक्ष अपनी बात रखना चाहता है, विपक्ष अपनी बात उठाना चाहता है, तो सरकार इस बात से हटती है और हमेशा एडजॉन हो रहा है। तो जो जिस तरह से देश की आम गरीब जनता का जो टैक्स के थ्रू ये सदन के अंदर भी कहा जाए कि करोड़ों रुपए पर डे खर्च हो रहा है, तो वो कहीं न कहीं व्यर्थ जा रहा है और उस तरीके से सदन जो चलना चाहिए वो सदन नहीं चल रहा है। और जिन मुद्दों पे देश में जरूरत है चर्चा करने की, जरूरत है, इन विषयों पे चर्चा नहीं हो रही है। हम कहें कि जो ऑपरेशन सिंदूर, रोज जी आपने अभी एक बात कही है और ये मैंने देखा कि न केवल सत्ता पक्ष के सांसदों का दर्द है बल्कि विपक्ष के भी माननीय सांसदों का ये दर्द है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों और भी जो करंट अफेयर्स के इश्यूज होते हैं, समसामयिक विषय होते हैं, उनसे जुड़े हुए मुद्दे प्रश्नकाल के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से सदन के भीतर उठाना चाहते हैं। एक पहली बार के सांसद के तौर पर जब आप प्रश्न उठाना चाहते हैं, प्रश्नकाल में बहुत मुश्किल से आपका प्रश्न लगता है, लेकिन शोर शराबे की वजह से प्रश्नकाल नहीं हो पाता है, तो मन के भीतर क्या कुछ होता है? देखो, एक आस लगा कि कोई भी सांसद है अपनी तैयारी करते हैं, क्वेश्चन लगाने से पहले तैयारी करते हैं, शानदार तरीके से क्वेश्चन बनाते हैं, और जब क्वेश्चन लगता है तो लगता है कि यार हमें, मतलब हमारी जो डिमांड है उसको सदन के पटल पे रखा जाएगा और इसका समाधान होगा। लेकिन वो जब यहां पर नहीं लग पाता है, सेशन नहीं चल पाता है, तो काफी दुख होता है और क्षेत्र की जनता भी कहीं न कहीं मायूस होती है। मैंने एक चीज देखा, अगर विपक्ष कोई अपनी बात रख रहा है, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर पे बात चला, सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर पे बहस कराई, अच्छी बहस हुई, सार्थक बहस हुई, काफी कुछ चीज निकल के आई, लेकिन बहस कराने के लिए 6-7 दिन तक जो एडजोन का जो सिलसिला जो चला, तो वो अंतिम में कराई सी। तो अभी जो बोर्ड परीक्षण को लेके जो चल रहा है, एसआरए को लेके जो चल रहा है, तो सरकार को बहस करा लीजिए 5 घंटे 4 घंटे, तो कम से कम सेशन तो चले। ऑपरेशन सिंदूर पे शानदार बहस हुई, बहुत सारी चीजें निकल के सामने, उस समय जीरो ओवर हुआ, उस दौरान प्रश्नकाल भी शानदार हुआ और बिल पे भी चर्चा हुई। लेकिन अभी देखा गया है कि बिल पे हम लोग भी चाहते हैं कि हम डिबेट करें बिल के, जो आज जैसे कि आज बिल आ रहा है, जिस तरह से बिल लाया जा रहा है, तो हम भी चाहते हैं इसमें अपना सुझाव रखें, लेकिन सेशन नहीं चलने की वजह से चुपचाप तरीके से जो बिल पास हो रहे वो कोई इनके लोकतंत्र के लिए अहित में। जी, 2 माननीय सांसद सत्ता पक्ष से भी यहां पर उपस्थित हैं। बोला जी, हम लोग ये चर्चा ही कर रहे थे कि शोर शराबे की वजह से बहुत सारा कार्य जो है सदन के भीतर नहीं हो पाता है और ये दर्द प्रश्नकाल को और शून्यकाल को लेकर तो दोनों पक्ष के सांसदों के भीतर है। लेकिन आप कह रहे थे कि जब चर्चा होती है तो विपक्ष के माननीय सांसद ही सदन से जो है चले जाते हैं, क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, जो सांसद जी की पीड़ा है, क्योंकि वो पहली बार संसद में आए हैं और बहुत सारी उम्मीदों और आशाओं के साथ में आए होंगे, लेकिन क्या है कि जिम्मेदार अगर हम देखें, प्रश्नकाल बहुत महत्वपूर्ण है, 20 क्वेश्चन लगते हैं और बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। एक सेशन में एक सांसद को एक क्वेश्चन लग जाए वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब 11 बजे सदन शुरू होता है, 11 से 12 प्रश्नकाल है, जैसे ही स्पीकर साहब आते हैं चेयर पे, वैसे ही विपक्ष के सांसद बैल पे आके नारे लगाने लगते हैं। हमारी सरकार निरंतर, जो माननीय सांसद जी चर्चा कर रहे थे ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए, जैसे ही मंडे को पार्लियामेंट शुरू हुआ, सरकार ने डे 1 से कहा कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, आप सदन को चले दीजिए, बैठक में तय करते हैं कितने घंटे इसको चलाना है। लास्ट में भी वही हुआ, लेकिन 1 हफ्ता उनको निकालना था, निकाला। जो बात कर रहे थे कि गंभीरता की, मैंने पहले भी कहा कि जो नेता सदन में मांग उठा रहे थे कि चर्चा में हिस्सा लें, अब सांसद जी स्वयं जानते हैं, क्योंकि उनकी बात को रख रहे हैं, कि माननीय राहुल गांधी जी कितने घंटे सदन में रहे जब चर्चा हुई। रात को 12 बजे के बाद हाउस चला, जो सांसद चर्चा में हिस्सा ले रहे थे सब लोग वहां पे उपस्थित थे, माननीय गृह मंत्री जी स्वयं वहां पर उपस्थित थे रात को 12 बजे भी। लेकिन विपक्ष की तरफ से कौन था? ना नेता प्रतिपक्ष थे, ना उनके उपनेता थे, कोई भी वहां पे नहीं था। दूसरा, ये जिम्मेदारी बनती है कि जिस कार्य के लिए अभी सांसद जी ने कहा कि 0 आवर आता है, जो मुद्दे हम उठाना चाहते हैं वो 0 आवर में भी उठा सकते हैं, तो रोका किसी ने नहीं है। लेकिन जो प्रश्नकाल है, देखिए इतने महत्वपूर्ण विधेयक पास हो रहे हैं, अगर डिबेट उन पर होती तो माननीय विपक्ष के सांसदों को अपना पक्ष रखने का मौका मिलता कि उस बिल में वो क्या और बदलाव चाहते हैं। सरकार को ये बताने का मौका मिलता कि इस बिल के आने से
जनता के लिए क्या फायदे होने वाले हैं, विकास के लिए क्या रास्ते से निकलेंगे, पूरी जानकारी जनता के उसमें रहती है कि जनता जो वोट दे के सरकार चुन के भेजती है, सांसद बना के भेजती है, सरकार बनती है, उनका भी अधिकार है कि उनके चुने हुए प्रतिनिधि सरकार उनके द्वारा बनाई हुई क्या काम कर रही है, क्या वो लेके आ रही है। तो ये सांसदों के साथ साथ जो जनता का विश्वास है उस पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष इस तरीके की हरकतें करके उनकी आशाओं को, उनके जो सपने हैं उनको तोड़ने का काम कर रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जहां तक माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी की बात है, उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है शून्य काल में ज्यादा से ज्यादा सांसदों को अवसर देने का, अपनी बात को रखने का, और उसमें जो पहली बार के माननीय सांसद हैं उनको और भी ज्यादा तरजीह दी गई है। आप क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर सुमेर जी? देखिए, मैं तो राज्यसभा की कार्रवाई लगातार उपस्थित हूं। पिछले लंबे समय से शून्यकाल और प्रश्नकाल दोनों ही नहीं चल पाए, जबकि सांसद का विशेषाधिकार होता है और अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण विषय जो जनहित के होते हैं, लोकहित के होते हैं, उनको उठाने के लिए वो तैयारी करते हैं। कई बार हम शून्यकाल में विषय लगातार लिख के देते हैं, तब कभी कभार आता है और उस दौरान भी अगर विपक्ष हंगामा कर दे तो ये समझ से परे हैं। शून्यकाल और प्रश्नकाल जब चलता है 2 घंटे तक, तो उस दौरान तो ऐसा कोई विषय होता नहीं है, लेकिन उसी दौरान सदन में विपक्ष हंगामा करता है और देश के सांसदों के अधिकार वाले और लोकहित के जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उन विषयों को हम रख नहीं पा रहे हैं। ये दुख का विषय है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब गोवा के हमारे आदिवासी भाइयों और बहनों का बिल पास हुआ राज्यसभा में और साथ में हमारा खनिज वाला बिल हुआ, जब भी सदन में चर्चा हुई विधेयक के ऊपर तो विपक्ष बहिर्गमन कर गया। विपक्ष चर्चा में भाग ही नहीं लेना चाहता है। विपक्ष देश की जनता को गुमराह करके, भ्रमित करके राजनीतिक रोटियां सेकना चाहता है और किसी भी प्रकार के सदन के अंदर किसी चर्चा में भागीदारी नहीं सुनिश्चित करना चाहता। ये मैं लगातार देख रहा हूं और पिछले जितने दिनों तक सदन चला है उस पूरी अवधि में सदन को स्थगित कराने का कोई बड़ा कारण नहीं रहा। सरकार ने विपक्ष की बात मानते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर बहुत सफलतापूर्वक चर्चा भी कराई और पूरे देश और दुनिया को अवगत कराया कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के तीनों सेनाओं ने किस प्रकार से सफलतापूर्वक संपन्न किया। ये हमारे भारत के लिए गौरव की बात है। मैं तो ये कहूंगा कि देश का पैसा संसद में जो खर्च होता है उसको देखते हुए और जनता के लोक कल्याणकारी विषयों को शून्यकाल और प्रश्नकाल के दौरान उठाए जाने का समय होता है, उसी दौरान सदन में विपक्ष हंगामा करता है और सदन को स्थगित करा देता है। यह बहुत ही दुखद है। और सदन में कहा भी गया है सत्ता पक्ष की ओर से कि अगर मतदाता पुनरीक्षण जो प्रक्रिया चल रही है बिहार में वो सीधे संबंधित है चुनाव आयोग से और स्वायत्त संस्था है चुनाव आयोग, उनके पास जाएं अपनी बातों को लेकर। इसके अतिरिक्त जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, सब जुडिस है, तो उसका थोड़ा सा इंतजार कर लें। ये ना तो सरकार, केंद्र सरकार उसमें कोई पार्टी है और ना संसद की स्थिति बनती है। आप थोड़ा सा राजकुमार जी देर से हमारे साथ जुड़े हैं, हम लोग चर्चा कर चुके हैं जो एक महत्वपूर्ण विधेयक संविधान 130वां संशोधन विधेयक 2025 आज इंट्रोड्यूस करने वाले हैं गृहमंत्री अमित शाह। बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कोई भी माननीय सांसद या कोई भी राजनेता शुचिता की बात करता है, स्वच्छता की और अपराध मुक्त राजनीति की बात करता है तो ये विधेयक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपका क्या स्टैंड है? देखो, आज जो विधेयक ला रहे हैं, मैंने भी आज सुबह जानकारी मिला कि देश के अंदर कहे कि एक दबाव वाली पॉलिटिक्स हो रही है। कोई भी व्यक्ति कहा जाए कि जैसे कि सरकार की कमियों को लेके या सरकार की जो कुनीतियां है उसको लेके बात करता है तो इस पे सीधा कहा जाता है कि देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, इस तरह से आरोप लगाए जाते। भारत के अंदर 2 मुख्यमंत्री जेल में रहे, दिल्ली वाले मुख्यमंत्री जी और झारखंड वाले मुख्यमंत्री जी। अब झारखंड के मुख्यमंत्री जी जेल में रहे, कोर्ट से क्लीन चिट मिला उनको। अगर वो व्यक्ति, अगर आज ये कानून बनता है तो कोई व्यक्ति किसी स्टेट के मुख्यमंत्री, किसी मिनिस्टर को राजनीतिक दबाव में, प्रेशर में लाके अगर उसको जेल में डाला जाएगा तो वो कहीं ना कहीं दुरुपयोग हो रहा है। दिल्ली वाले मुख्यमंत्री जी का भी वही चीज सामने आई, कोई कोर्ट में सामने क्लियर नहीं, बाद में नहीं आया। झारखंड वालों को भी
कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी। तो इस तरह से दबाव वाली जो पॉलिटिक्स की जा रही है और ये कानून के थ्रू अब जिस तरह से राज्य के मुख्यमंत्री या मंत्रियों को जिस तरह से दबाने का जो प्रयास किया जाएगा, वो कहीं न कहीं हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। आमजन और क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं या अन्य जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों को एक तरह से दबाने का प्रयास करने का कदम है ये, मुझे जहां तक लगता है। बोला जी, देखिए जो आरोप सांसद जी लगा रहे हैं उन निराधार आरोप हैं, क्योंकि ये जो कानून है खाली विपक्ष के सरकारों के प्रदेशों के लिए नहीं है, पूरे देश के उसके लिए है। ऐसा नहीं इसमें कि अगर सत्ता पक्ष का भी कोई मंत्री या मुख्यमंत्री किसी मामले में इन्वॉल्व होता है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। तो इस तरीके से कहना कि विपक्ष के लिए दबाव के लिए, दबाव में कुछ नहीं है। जनता सरकार चुन के भेजती है, जनप्रतिनिधि चुनती है, सरकार बनती है, और जनता की हुई चुने हुए प्रतिनिधियों को या सरकार को कोई भी दबाव में नहीं लेके आ सकते हैं। ये एक कानूनी प्रक्रिया है कि जो जैसा करेगा वैसा उसको लीगली कार्रवाई तो उस पर होनी है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री जी की अगर हम बात करते हैं तो देखा कि किस तरीके से जो शराब घोटाला दिल्ली में हुआ, पूरा इन्वॉल्वमेंट उनका रहा, और कार्रवाई अभी कोई क्लीन चिट तो उनको कोर्ट ने दी नहीं है। उनके मंत्री अभी भी, कुछ जो मंत्री थे अभी भी जेल में हैं, उनके मुख्यमंत्री भी जेल में रहे। तो ये जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का नारा संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, ये कानून सभी के लिए होगा, चाहे वो सत्ता पक्ष के सांसद, मंत्री या मुख्यमंत्री हो, चाहे वो विपक्ष पक्ष के हो। कानून कानून मुझे है। तो शायद है कि शायद मुख्यमंत्री के साथ साथ कोई भी मंत्री, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री, सबको शायद इस संभवतः इस संविधान विधेयक के दायरे में लाया जाएगा। देखिए कानून बनेगा तो सभी के लिए होगा। ऐसा तो नहीं कि उसमें सरकार ये तो नहीं करेगी, जो विपक्षी सरकारें होंगी उनकी हम उन पे ये कार्रवाई करेंगे, उनके लोगों को फंसाएंगे। सभी के लिए कानून है, कानून पूरे देश के लिए है, और बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है जो संकल्प है भ्रष्टाचार मुक्ति का। उसमें भी एक अगला कदम माननीय प्रधानमंत्री जी और मोदी सरकार का है। जी सुमेध जी, देखिए कानून सबके लिए समान है और कानून पूरे देश के हर व्यक्ति के लिए समान है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी सुशासन स्थापित करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं और उसी के तहत देश में कानून भी अपना काम कर रहा है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कानून सबके लिए बराबर है और जो भी गड़बड़ी करेगा, जो भी गलती करेगा, दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने और झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने गलत किया और उसी गलती की वजह से कानून के दायरे में आते हैं और वो आरोपी साबित होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि गलती करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। कानून सबके लिए महत्वपूर्ण है और सबके लिए बराबर है, और जो भी गलती करेगा उसे निश्चित तौर पे सजा मिलेगी। और भारत के अंदर अब निरंतर देश के प्रधानमंत्री जी ऐसे कानून भी लेके आ रहे हैं कि भविष्य में अपराधियों के लिए, भविष्य में भ्रष्टाचारियों के लिए और भविष्य में संगीन अपराध करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। जी राजकुमार जी, ये जो संसदीय प्रणाली और लोकतांत्रिक व्यवस्था हम लोगों ने आजादी के बाद से जो स्वीकार की है, उसकी विशेषता ही ये है कि कोई भी एक व्यक्ति या एक दल हमेशा सत्ता पे नहीं रह सकता। वो सत्ता पे भी रहेगा, विपक्ष में भी आएगा, विपक्ष वाले सत्ता में भी आएंगे। तो ये कानून को ये इस नजर से देखना कि ये विपक्ष को परेशान करने के लिए है, विपक्ष को कहीं ना कहीं दबाने के लिए है, तो वो बात कहां तक सही लगती है? देखो, कानून निर्माता अंबेडकर जी ने कहा था कि ये देश का जो संविधान है, मतलब कहे कि लचीला भी है और कठोर भी है। उसको संचालित करने वाले, इंप्लीमेंट करने वाले लोगों पे निर्भर करेगा कि वो किस तरीके से इसको लागू करे। हमने देखा कि सही बात है कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए, यही देश का संविधान कह रहा है, ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था कह रही है। लेकिन कई बार देखा है कि कानून की कलम या कानून की लाठी गरीब अमीर को देख के, पार्टी को देख के उठती है। आज मैं एमपी सांसद हूं, गाइडलाइन बनी हुई है कि सांसदों को सेवा केंद्र अलॉट होगा, लेकिन आज हम विपक्ष के इसलिए हमको नहीं मिला है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण। हमारे राजस्थान के अंदर सरकार बनी हुई है, हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। टीएडी मंत्री हमारे जो ट्राइबल आदिवासियों के मिनिस्टर हैं, उन्होंने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया, उनके फर्जी साइन दूसरे उनके परिवार वालों ने। कानून तो अभी बन रहा है ना, विधेयक आ गया ना, आ रहा है ना इसमें। आज मैं बता रहा हूं, क्या आपको लगता है भोला जी, क्या इस तरीके के विधेयक को इनको भी समर्थन देना चाहिए अगर इनको लगता है कि किसी राज्य सरकार के मंत्री या अन्य नेतागण जो हैं भ्रष्टाचार में लिप्त हैं? तो देखिए, भ्रष्टाचार का खात्मा माननीय मोदी जी का और हमारी सरकार का संकल्प है,
और उसके लिए जो सरकार विधेयक लेके आ रही है, तो इसमें विपक्ष को बिना किसी भेदभाव के सरकार को सपोर्ट करना चाहिए और एक ध्वनि में इस विधेयक को पारित करा के कानून बनाना चाहिए, ताकि देश से भ्रष्टाचारी पे लगाम लग के देश में जो ऐसे लोग हैं उन पे कंट्रोल करके उनको सजा दिलाने का काम सरकार करे। जी हाँ, अब समय हो गया है और आप तीनों माननीय सांसदों को संसद की कार्रवाई में सम्मिलित होने के लिए जाना होगा। आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, समय निकाला और बहुत सारे आज की संसद की कार्रवाई से जुड़े हुए बिंदुओं पर प्रकाश डाला। लोकसभा की शुरुआत प्रश्नकाल से होती है। आइए जान लेते हैं प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा के भीतर किन मंत्रालयों से संबंधित कौन से तारांकित प्रश्न पूछे जाएंगे। जहीराबाद तेलंगाना से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद सुरेश कुमार शेटकर पृथ्वी विज्ञान मंत्री से जानना चाहेंगे कि प्राकृतिक आपदाओं के दौरान IMD, इसरो, NDMA और राज्य सरकारों के बीच वास्तविक समय डेटा साझाकरण सुनिश्चित करने के लिए अंतर एजेंसी प्रोटोकॉल का ब्यौरा क्या है। क्या बजट आवंटन के बावजूद भूकंपीय क्षेत्र 4 और 5 में सरकारी भवनों, स्कूलों और अस्पतालों में संरचनात्मक रेट्रोफिटिंग का अभाव है, और यदि ऐसा है तो इसके कारणों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। शिरडी महाराष्ट्र से शिवसेना के सांसद भाऊ साहेब राजाराम वाकचौरे रेल मंत्री से पूछेंगे कि क्या सरकार ने महाराष्ट्र में नासिक और पुणे तथा अकोला और बेलापुर होते हुए मनमाड़, शाहपुर और नेवासा परली वैद्यनाथ के बीच एक नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है या करने का प्रस्ताव है। यदि ऐसा है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त रेलवे लाइन कब तक बिछाई जानी प्रस्तावित है और इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है। कंधमाल ओडिशा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुकांत कुमार पाणिग्राही प्रधानमंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने स्वच्छ विद्युत उत्पादन हेतु लघु परमाणु ऊर्जा संचालित रिएक्टरों के विकास को प्राथमिकता दी है। यदि दी है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या सरकार ने देश के पूर्वी क्षेत्र विशेषकर ओडिशा में लघु मॉड्यूलर परमाणु रिएक्टरों की स्थापना के लिए संभावित स्थानों की पहचान की है। यदि की है तो तत्संबंधी ब्यौरा किया है। सेलम तमिलनाडु से द्रविड़ मुनित्र कशकम के सांसद TM सेल्वा गणपति इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या यह सच है कि डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 और इसके मसौदा नियम सूचना के अधिकार को कमजोर करेंगे, और क्या DPDP अधिनियम द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)J को कमजोर करने के खिलाफ विरोध हुआ है। दादर और नागर हवेली और दमन और दीव से भारतीय जनता पार्टी की सांसद कलाबेन मोहन भाई दिलकर नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा सेवा कंपनी मॉडल यूटिलिटी आधारित एग्रेशन मॉडल के लिए भुगतान संबंधी सुरक्षा तंत्र और केंद्रीय वित्तीय सहायता घटक के कार्यान्वयन हेतु कोई परिचालन दिशा निर्देश तैयार किए हैं। यदि किए हैं तो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इनकी स्थिति सहित तत्संबंधी ब्यौरा किया है। उदयपुर राजस्थान से भारतीय जनता पार्टी के सांसद डॉक्टर मन्ना लाल रावत कोयला मंत्री से सवाल करेंगे कि देश में कोयला खनन में लगी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों का राज्यवार ब्यौरा किया है। सरकार द्वारा विभिन्न कोयला कंपनियों के लिए निर्धारित नेट जीरो लक्ष्य और उनके कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है। झांसी उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अनुराग शर्मा प्रधानमंत्री से जानना चाहेंगे कि कैंसर के विरुद्ध राष्ट्रीय प्रयास विशेष रूप से उन्नत उपचार और अनुसंधान के क्षेत्र में परमाणु ऊर्जा विभाग और उसके संबद्ध संस्थानों की भूमिका और योगदान क्या है। जटिल कैंसर के उपचार में प्राप्त उपलब्धियां और प्रगति का ब्यौरा किया है। चित्तूर आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद डग्गू मल्ला प्रसादा राव नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से जानना चाहेंगे कि देश भर में स्थापित सौर कारपोरेट की संख्या और उनमें सहयोग करने वाली कंपनियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है। नांदयाल आंध्र प्रदेश से टीडीपी सांसद डॉक्टर बायरेड्डी शबरी योजना मंत्री से अटल
टिंकरिंग लैब से जुड़ा हुआ सवाल करेंगी और पूछेंगी कि देश में अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत से अब तक इसके अंतर्गत स्वीकृत, स्थापित और प्रचलित अटल टिंकरिंग लैब्स की संख्या और विशेष रूप से आंध्र प्रदेश सहित राज्य, संघ राज्य क्षेत्र, जिलावार और वर्षवार ब्यौरा किया है। नरसारा ओपेट आंध्र प्रदेश से तेलुगु देशम पार्टी के सांसद लावू श्री कृष्णा देवरायालू उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री से पूछेंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना को वर्तमान में क्रियान्वित करने वाले राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा किया है। कोयंबटूर तमिलनाडु से डीएम के सांसद डॉक्टर गणपति राजकुमार पी रेल मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या यह सच है कि थेनी एरुमेली के बीच ब्रॉड गेज रेलवे लाइन के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य स्थल चयन संबंधी अध्ययन हेतु निविदा जारी की गई है। यदि की गई है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। त्रिपुरा पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी के सांसद विप्लव कुमार देव रेल मंत्री से जानना चाहेंगे कि त्रिपुरा में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास हेतु चिन्हित स्टेशनों की संख्या कितनी है। क्या समस्तीपुर बिहार मंडल के बगहा और हरिनगर रेलवे स्टेशन को उक्त योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। चेन्नई उत्तर से तमिलनाडु से डीएम के सांसद डॉक्टर कलानिधि वीरास्वामी रेल मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या विगत 3 वर्षों के दौरान दक्षिणी रेलवे क्षेत्र विशेषकर तमिलनाडु में रेल दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। यदि हुई है तो इन दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों सहित इनमें हताहतों की संख्या और इससे प्रभावित मार्गों का ब्यौरा किया है। जलगांव महाराष्ट्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद स्मिता उदय वाघ उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री से प्रश्न करेंगी कि सरकार ने देश में पंजीकरण, लाइसेंस और अनुपालन प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए विधिक माप विज्ञान सेवाओं हेतु एक केंद्रीकृत ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। यदि किया है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। मछलीपत्तनम आंध्र प्रदेश से जन सेना के सांसद बालाशौरी वल्लभ नैनी रेल मंत्री से रेलवे आरक्षण चार्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और पूछेंगे कि क्या ये सच है कि रेलवे ने ट्रेनों के प्रस्थान से 8 घंटे पहले आरक्षण चार्ट जारी करने का निर्णय लिया है। यदि लिया है तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। क्या यह भी सच है कि ट्रेन के प्रस्थान से 4 घंटे पहले सीटें और बर्थ जारी करने की वर्तमान अनिवार्य व्यवस्था का कड़ाई से पालन नहीं किया जाता है और कभी कभी अंतिम चार्ट ट्रेन के प्रस्थान से केवल 2 घंटे पहले ही जारी किया जाता है। नैनीताल उधम सिंह नगर उत्तराखंड से भारतीय जनता पार्टी के सांसद अजय भट्ट रेल मंत्री से बागेश्वर जिले के लिए रेलवे संपर्क से जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने बागेश्वर जिले को रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए किसी रेलवे परियोजना की योजना बनाई है। यदि बनाई है तो उसकी वर्तमान स्थिति और अनुमानित लागत और समय सारणी क्या है। जालना महाराष्ट्र से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सांसद डॉक्टर कल्याण वैजनाथ राव काले रेल मंत्री से जानना चाहेंगे कि क्या सरकार ने मुंबई उपनगरीय रेलवे नेटवर्क पर मुंब्रा रेलवे स्टेशन के पास हाल ही में हुई दुर्घटना की कोई जांच शुरू की है। यदि की है तो उसका ब्यौरा क्या है। खड़गिया बिहार से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से सांसद राजेश वर्मा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री से पूछेंगे कि क्या मंत्रालय सौर, पवन, हाइड्रोजन ऊर्जा और भंडारण प्रौद्योगिकियों में अनुसंधान और नवाचार का समर्थन करता है। यदि करता है तो इसमें शामिल प्रमुख संस्थानों का ब्यौरा क्या है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और स्वचालन के साथ साथ अगली पीढ़ी के स्वच्छ ऊर्जा विकास के लिए प्रमुख फोकस क्षेत्र कौन से हैं। संसद में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ, क्योंकि कुछ देर में आपको लेकर चलेंगे राज्यसभा और लोकसभा की आज की कार्रवाई की सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए। और साथ ही साथ हम आपको बता देते हैं कि आज एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार उपराष्ट्रपति पद के आज राधाकृष्णन जी आज अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। उसका सीधा प्रसारण भी आप संसद टीवी पर देख पाएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।